नमस्कार दोस्तों। साल 1854 में जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर था, तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक 15 साल के बच्चे को पंजाब से इंग्लैंड भेजा। लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि इस बच्चे की माँ एक थ्रेट है और उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए इसे माँ से जुदा करना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड में जाकर यह बच्चा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है और क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड द 7th के साथ इसकी अच्छी दोस्ती होती है। इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन को दे दी जाती है और साथ में इसे एक एनुअल स्टाइपेंड दिया जाता है 50,000 पाउंड्स का। आज के दिन अगर आप इसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो इसकी कीमत होगी 65 करोड़ रुपीस पर ईयर। असल में बात क्या है दोस्तों, ये लड़का कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, ये था प्रिंस दलीप सिंह, जिन्हें आज हम महाराजा दलीप सिंह के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में सिख एम्पायर के आखिरी रूलर। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इन्हें इंग्लैंड भेजने से 4 साल पहले साल 1849 में जब ब्रिटिश ने सिख्स को हराया था जंग में, लॉर्ड डलहौजी ने 11 साल के प्रिंस दलीप को ऑर्डर किया था कि वो एक हीरा सरेंडर कर दे क्वीन विक्टोरिया को। यह हीरा था कोहिनूर का हीरा, जो उस साल 6700 किलोमीटर दूर जहाज में बैठकर लंदन तक गया। कोहिनूर के इस हीरे के बारे में कहा जाता है, जो इस हीरे का मालिक बनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा, लेकिन सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी उसी के हाथ लगेंगे। एक तरीके का सुपरस्टिशन है जिसे द कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहा जाता है। क्योंकि बात क्या है दोस्तों, इतिहास में जिस आदमी के हाथ ये कोहिनूर लगा है, उनकी जिंदगियां खून खराबे, वायलेंस और धोखे से भरी हुई रही। ये डायमंड दुनिया के इतिहास में सबसे इनफेमस डायमंड रहा है। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों ये दिलचस्प कहानी कोहिनूर की। कोहिनूर हीरा इस समय टावर ऑफ लंदन के जेवेल हाउस में कई सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसकी ब्रिटेन से वापसी की मांग समय समय पर उठती रही है। कोहिनूर हीरा जो अंग्रेजों की गुलामी के दिनों में भारत से ब्रिटेन पहुंच गया और महारानी के राज मुकुट की शान बन गया। I saw the Kohinoor. First eyewitness description of it. I saw the Kohinoor. It was attached to the head of a peacock on top of the peacock's throne. काफी सारी थ्योरीज हैं इसको लेकर दोस्तों कि कोहिनूर का ओरिजिन कहां हुआ था, पहली बार कहां यह पाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक सिविल सर्वेंट थे, थियो मैटकैफे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इस डायमंड को एक्सट्रैक्ट किया गया था कृष्णा के लाइफ टाइम के दौरान। लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू यही है कि ये हीरा एक्चुअली में कोलूर माइंस में मिला था, गोलकोंडा के रीजन में। इसे कोलार माइनिंग एरिया से कंफ्यूज मत कीजिए, जिसे केजीएफ फिल्म में पॉपुलराइज किया गया था। गोलकोंडा के डायमंड्स एक्चुअली में कृष्णा नदी के बैंक्स पर पाए जाते हैं, कोस्टल आंध्र प्रदेश। 18th सेंचुरी में ये एरिया दुनिया का इकलौता एरिया था जहां पर डायमंड्स पाए जाते थे। अंटिल 1725 में ब्राजील में भी डायमंड माइंस को डिस्कवर किया गया। अब ये चीज क्लियर नहीं है कि इस कोहिनूर हीरे को पहले किसने ढूंढा, कैसे ढूंढा, लेकिन आमतौर पर जो जेमस्टोन्स होते हैं ये सूखी नदियों के बेड्स पर पाए जाते हैं। और हिस्टोरिकली एग्जैक्टली हम ये भी नहीं जानते कि इसे एग्जैक्टली कब डिस्कवर किया गया था। बेस्ट एस्टिमेट जो हिस्टोरियंस ने लगाया है वो ये है कि ये ईयर 1100 और 1300 के बीच में पाया गया था। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर का सबसे पहला मेंशन एक हिंदू टेक्स्ट में किया गया था साल 1306 में। प्रॉब्लम बस ये है कि उस टेक्स्ट का नाम किसी को नहीं पता और ना तो कोई ये जानता है कि वो किसने लिखा था। पहला रिटन रिकॉर्ड जब कोहिनूर का मेंशन किया गया है वो है 1526 में। पहले मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर जब इंडिया आए थे साल 1526 में, तो उन्होंने अपने बाबर नामा में ये लिखा था कि एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत आधे दुनिया का डेली एक्सपेंस है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक कोहिनूर हीरा एज अ प्राइज जीता जब इन्होंने एक जंग जीती। तो दूसरी बार कोहिनूर का मेंशन किया जाता है शाहजहां के द्वारा साल 1628 में, जब वो अपने फेमस पीकॉक थ्रोन को कमीशन करते हैं। इस थ्रोन को बनने में 7 साल लगे थे और ये ताजमहल से 4 गुना ज्यादा कॉस्टली था। इस थ्रोन को बनाने में काफी प्रेशियस स्टोन्स और जेम्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती जो जेम्स थे उनमें से एक था कोहिनूर डायमंड और दूसरा था रेड कलर्ड टिमूर रूबी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, मुगलों के लिए कोहिनूर एक्चुअली में सबसे कीमती पत्थर नहीं था। मुगल टिमोर रूबी को प्रेफर करते थे, वो उनके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टोन था, क्योंकि मुगलों को ये ब्राइटली कलर्ड स्टोन्स ज्यादा पसंद आते थे जो रंग बिरंगे होते थे। दूसरी तरफ हिंदू और सिख राजा जो थे वो डायमंड्स को ज्यादा प्रेफर करते थे, एक पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोहिनूर को पीकॉक थ्रोन में काफी बड़ी जगह दी गई, पीकॉक की आंख पर लगाया गया। पर अभी तक इस हीरे का नाम वैसे कोहिनूर नहीं पड़ा था। करीब 100 सालों बाद मुगलों के अंडर दिल्ली एक्चुअली में वन ऑफ द वेल्दीएस्ट सिटीज बन चुकी थी दुनिया की। 2 मिलियन लोग रहते थे यहाँ पर, जो कि लंदन और पेरिस को कंबाइन भी कर लो उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन थी।
लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुगल एम्पायर कमजोर पड़ चुका था। दिल्ली में मौजूद इतनी दौलत को देखकर पर्शिया के नादिर शाह आकर्षित होते हैं। साल 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर इन्वेजन करते हैं और मोहम्मद शाह को डिफीट कर देते हैं। मोहम्मद शाह 15th मुगल एम्पायर थे, ग्रेट ग्रैंडसन थे औरंगजेब। नादिर शाह दिल्ली छोड़कर भागता है बहुत सारा खजाना लेकर अपने साथ। 700 हाथियां, 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी इतने खजाने को कैरी करने के लिए। इस सारे खजाने में कोहिनूर का हीरा भी होता है। यहाँ पर एक कॉमन बिलीफ है कि नादिर शाह को टिप मिलती है मुगल एम्पायर में काम करने वाले एक ऑफिशियल से कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर हीरे को अपने टर्बन में छुपा कर रखा था। एक पुराना वॉर कस्टम था टर्बन्स एक्सचेंज करने का, तो जब नादिर शाह प्रपोज करते हैं कि यहाँ पर टर्बन्स को इधर से उधर एक्सचेंज किया जाए, तब वो कोहिनूर का हीरा जमीन पर गिरता है और रोशनी में इतनी तेज चमकता है कि नादिर शाह के मुंह से निकलते हैं शब्द कोहिनूर। इन शब्दों का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, रोशनी की एक पहाड़ी, और ऐसे इस डायमंड का नाम पड़ता है। लेकिन नादिर शाह के जो फाइनेंशियल ऑफिसर थे उस वक्त, उन्होंने एक किताब लिखी थी तारीख आलम आरा ए नादिरी। इस किताब में जो लिखा गया है उससे हमें एक रिटन रिकॉर्ड मिलता है कि कोहिनूर एक्चुअली में पीकॉक थ्रोन के सिर पर ही लगा हुआ था। नादिर शाह ने इस पीकॉक थ्रोन को ले लिया अपने पास और जो टीमूर रूबी थी और कोहिनूर हीरा था उसे आर्म बैंड पर पहन लिया, हाथ में पहन ली। तो वो जो कहानी है कि इस हीरे का नाम कैसे पड़ा, वो शायद सच ना हो कि उनके टर्बन में था ये, लेकिन ये बात सच जरूर है कि नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था, क्योंकि इसी किताब में पहला रेफरेंस किया गया है इस हीरे को कोहिनूर बुलाकर। अगले 70 सालों तक कोहिनूर आज के दिन के अफगानिस्तान का हिस्सा रहता है और यहां पर आता है द कर्स ऑफ कोहिनूर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। जो भी इस हीरे का मालिक बनेगा वो दुनिया का भी मालिक बनेगा, लेकिन सारे मिसफॉर्च्यून्स भी उसी के साथ होंगे। इस कहावत को एक्चुअली में उस हिंदू टेक्स्ट से लिया गया है जो साल 1306 में लिखा गया था, जिसकी बात मैंने पहले करी थी कि यहां पर माना जाता है कि कोहिनूर हीरे का सबसे पहला मेंशन किया गया था। ये एक सुपरस्टिशन है, लेकिन आगे आप कहानी में देखोगे कि काफी हद तक सच भी है। नादिर शाह के ऊपर यह दुर्भाग्य पड़ता है साल 1747 में, जब नादिर शाह के एक अपने ही गार्ड उन्हें मार डालते हैं और उनका एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें हम अहमद खान अब्दाली के नाम से भी जानते हैं, ये नादिर शाह की आर्मी का ही एक हिस्सा थे। ये नए अफगान एम्पायर के फाउंडर बन जाते हैं और साथ ही साथ कोहिनूर हीरे के नए मालिक भी। विलियम डैलरिम्पल और अनीता आनंद की किताब बताती है हमें कि नादिर शाह के जो ग्रैंड सन थे शाहरुख शाह, उनके सर पर मोल्टन लेड डाला गया था, ठीक उसी तरीके से जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में भी किया गया था, बस ये पता करने के लिए कि कोहिनूर एक्चुअली में कहां पर था। अब इसे कोहिनूर का काला जादू कहो या कुछ और, लेकिन दुर्रानी एम्पायर में भी काफी इनफाइटिंग देखने को मिलती है। अहमद के बेटे तीमूर तो ढंग से चला लेते हैं एम्पायर को, लेकिन उसके बाद जो अहमद के पोते थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं गद्दी के लिए। तीमूर का बेटा और जो तीसरा रूलर था इस एम्पायर का, जामन शाह दुर्रानी, उसे गर्म नीडल से अंधा किया जाता है। उसका भाई जो 5वां रूलर था शुजा शाह दुर्रानी, उसकी वाइफ वाफा बेगम ने कहा था अगर एक ताकतवर आदमी 4 पत्थर को 4 दिशाओं में फेंके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में, और 5वें पत्थर को ऊपर हवा में फेंके, इन 5 पत्थरों के बीच में जो जगह है उस सारी जगह को आप सोने से भी भर दोगे तो भी उस सोने की कीमत कोहिनूर की कीमत जितनी नहीं होगी। शुजा शाह दुर्रानी कोहिनूर को अपनी ब्रेसलेट में पहन के रखता था। साल 1809 में इसे डीथ्रोन कर दिया गया, लेकिन ये इस कोहिनूर हीरे को लेकर भाग गया लाहौर और वहां पर ये रेफ्यूज लेता है महाराजा रंजीत सिंह के अंडर। रंजीत सिंह जी फाउंडर थे सिख एम्पायर के और दुर्रानी को बचाने के रिटर्न में उन्होंने कोहिनूर हीरा डिमांड किया और कुछ इस तरीके से कोहिनूर हीरा चला गया सिख एम्पायर के पास साल 1813 में। रंजीत सिंह के लिए भी कोहिनूर की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत थी। जो जमीन दुर्रानी डायनेस्टी ने कब्जाई थी वो इन्होंने वापस जीत ली। इन्हें द लायन ऑफ लाहौर या फिर शेर पंजाब नाम से भी जाना जाता था और ये कोहिनूर को अपनी बाइसेप पर लेकर घूमते थे, बाइसेप के अराउंड बांधकर। कुछ सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत होती जा रही थी इंडिया पर। जब ब्रिटिश को पता चला रंजीत सिंह जी के देहांत के बारे में साल 1839 में, उन्हें यह भी पता चला कि उनका प्लान था कि ये इस हीरे को कुछ हिंदू प्रीस्ट्स को दे देंगे। उस वक्त के जो ब्रिटिश अखबार थे वो बहुत गुस्सा हो गए इस चीज को देखकर। एक अखबार ने उस वक्त लिखा था द रिचेस्ट द मोस्ट कॉस्टली जेम इन द नोन वर्ल्ड हैज बीन कमिटेड टू द ट्रस्ट ऑफ अ प्रोफेन आइडोलिस एंड मर्सिनरी प्रीस्टहुड। ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि इस कोहिनूर हीरे पर नजर रखें,
ट्रैक करते रहें कि ये कहां से कहां जा रहा है और कब इसे अपने हाथ लिया जा सकता है। ब्रिटिश को करीब एक दशक इंतजार करना पड़ा। जब रंजीत सिंह का देहांत हुआ था 1839 में, उसके बाद पंजाबी थ्रोन एक्चुअली में 4 अलग अलग रूलर्स के ओवर पास ऑन किया गया 4 सालों में। 1843 तक आते आते सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक रंजीत सिंह की वाइफ रानी जिंदन और दूसरा एक 5 साल का छोटा बच्चा प्रिंस दलीप सिंह। फाइनली 1849 में जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कंप्लीट हुई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब एम्पायर का रूल खत्म कर दिया और तब तक दलीप सिंह करीब 10 साल के हो चुके थे। EIC ने उनसे एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई। इस ट्रीटी में इस डॉक्यूमेंट पर लिखा गया था कि कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडओवर कर दिया जाए। पंजाब उस वक्त आखिरी बड़ी स्टेट बची थी जिसे ब्रिटिश ने कॉन्कर नहीं किया था, तो ये जंग जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी कि यहाँ पर सिख एम्पायर दोबारा उभर कर आ सके। इसी रीजन से इन्होंने जिंदन को जेल में डाल दिया और जो इकलौता दूसरा मेंबर था फैमिली का, उसे जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिया। इसी चीज की बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। दलीप सिंह जब सिर्फ 15 साल के थे, साल 1854 में उन्हें लंदन भेज दिया गया। जुलाई 1854 में जब दलीप सिंह की बकिंगम पैलेस में एक पेंटिंग बन रही होती है, तब क्वीन विक्टोरिया उन्हें मौका देती है कोहिनूर को दोबारा से देखने का। वो इसे हाथ में पकड़ते हैं और कहा जाता है कि इनके मुंह से जो शब्द निकले थे वो ये थे, इट इज टू मी मैम द ग्रेटेस्ट प्लेजर टू हैव द अपॉर्चुनिटी एज अ लॉयल सब्जेक्ट of myself tendering to my sovereign the कोहिनूर। दलीप सिंह अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ रेबेल जरूर करते हैं, कोशिश करते हैं इंडिया जाने की, लेकिन ब्रिटिश उन्हें रोक देते हैं। जर्मन से मदद इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहते हैं। कहा जाता है बहुत ही निराशाजनक तरीके से उनका देहांत होता है 55 साल की उम्र पर पेरिस में, जब उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत खराब हो गई थी, वो पॉवर्टी में थे। दूसरी तरफ कोहिनूर बन जाता है क्वीन विक्टोरिया की एक स्पेशल पोजेशन। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जो कहावत थी कोहिनूर के बारे में कि जो भी आदमी इसका मालिक बनेगा, उस कहावत में यह भी कहा गया था कि ओनली अ गॉड और अ वुमन कैन वेयर इट विद इम्प्यूनिटी। सिर्फ कोई भगवान या कोई औरत ही कोहिनूर को पहन सकते हैं बिना किसी खराब कॉन्सिक्वेंस के। साल 1851 में जब लंदन के हाइड पार्क में एक बड़ा एग्जीबिशन हुआ था, ब्रिटिश जनता को मौका मिला था कोहिनूर को अपनी आंखों से देखने का, लेकिन जनता का रिएक्शन बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लोगों ने कहा कि ये क्या है, इस इतने से पत्थर के पीछे लोग पागल हुए पड़े। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये वही कोहिनूर हीरा है जिसके पीछे लोगों ने एक दूसरे को मार डाला था। यहाँ उनकी आंखों के सामने ये सिर्फ एक ग्लास का पीस जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ कोई आम कांच का टुकड़ा हो। ये चीज द टाइम्स अखबार ने लिखी थी जून 1851 में। जनता के इस डिसअपॉइंटिंग रिएक्शन को देखकर क्वीन विक्टोरिया के जो हस्बैंड थे प्रिंस एल्बर्ट, वो कोहिनूर की दोबारा से रीकटिंग और पॉलिशिंग करवाते हैं साल 1852 में, ताकि कोहिनूर से लाइट और अच्छे तरीके से रिफ्रैक्ट हो और चमकने लगे। ये चाह रहे थे कि लोग इसे देखकर और ज्यादा आकर्षित हों इससे, लेकिन इस प्रोसेस की वजह से कोहिनूर ने अपना 40% वजन लूज कर दिया। 186 कैरेट्स का था ये पहले, और दोबारा से पॉलिश करवाने के बाद, कटिंग करवाने के बाद ये सिर्फ 105.6 कैरेट्स का रह गया। आज के दिन कोहिनूर हीरे के जो डायमेंशंस है वो है 3.6 सेंटीमीटर्स बाय 3.2 बाय 1.3 सेंटीमीटर्स। तो मतलब एक मुर्गी का अंडा जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा कोहिनूर है। अपनी कहानी में आगे बढ़ते हुए जब ब्रिटिश के हाथ कोहिनूर लगा तो इन्हें भी बड़ा डर था द कर्स ऑफ कोहिनूर से। तो आने वाले टाइम में जितनी भी ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज थी, उन्होंने डिसाइड किया कि ये कोहिनूर का मालिक हम किसी आदमी को नहीं बनाएंगे, हमारे जो भी राजा महाराजा होंगे उनकी पत्नी को हम मालिक बनाएंगे कोहिनूर का। तो इसी तरह से आने वाले सालों में जब जब ब्रिटिश थ्रोन को पास ऑन किया जाता, कोहिनूर हमेशा राजा महाराजा की पत्नी के पास जाता। इवेंचुअली ये क्राउन जूल्स का एक पार्ट बन गया। पहले क्वीन अलेक्जेंड्रा के क्राउन में गया ये, उसके बाद क्वीन मैरी के क्राउन में गया, और फाइनली फिर साल 1937 में ये उस क्राउन में गया जिसे आज के दिन जो क्वीन है इंग्लैंड की, उनकी मदर ने पहना था। क्वीन की मदर का फ्यूनरल हुआ साल 2002 में, और तब आखिरी बार पब्लिकली हमें ये क्राउन देखने को मिला। आज के दिन ये क्राउन और ये कोहिनूर दोनों आपको मिलेंगे टावर ऑफ लंदन के अंदर, जो वाटरलू बैरिक्स है उसके अंदर एक जूल हाउस है, वहां पर इन्हें रखा गया है। तो देखा जाए पिछले 800 सालों में ब्रिटिश मोनार्की सबसे लंबे समय के लिए कोहिनूर की मालिक रही है। 173 ईयर्स इनके पास रहा कोहिनूर। वैसे कोहिनूर की कहानी अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जरूर जाकर सुनिए। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव 50 इस्तेमाल करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी आपके लिए साल भर की कॉस्ट इनकी पूरी लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आज के दिन बहुत से इंडियंस कोहिनूर को लेकर इमोशनल फील करते हैं। शशि थरूर की ये 2015 वाली ऑक्सफोर्ड यूनियन स्पीच काफी फेमस हुई थी। India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. India was already Britain's biggest cash cow, the world's biggest purchaser of British goods and exports. प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफी प्रेस किया था इनकी आर्ग्यूमेंट्स को। इन्होंने बताया कि इंडिया ने कितनी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और पोटेंशियल लूज करी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के हाथों, और कोहिनूर इसी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का एक सिंबल है। सवाल ये उठता है कि क्या कोहिनूर हीरे को ब्रिटिश ने इंडिया से चुराया है या फिर ये एक तोहफा था जो डील कंप्लीट करने के लिए वैसे भी देना ही था। शशि थरूर की 2015 वाली स्पीच के एक साल बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करी गई थी एक एनजीओ के द्वारा। उस पेटिशन ने कहा कि सरकार को इस कोहिनूर हीरे को वापस लाना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ये हीरा वापस करे। लेकिन रंजीत कुमार जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये हीरा एक्चुअली में लाहौर ट्रीटी का एक हिस्सा था, इसे ना तो चुराया गया है ना ही जबरदस्ती लिया गया है, और वापस लेने की इसे कोशिश करना बेकार है। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सरकार की तरफ से कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कोहिनूर को वापस लाने की फ्रेंडली तरीकों से। ये कहा गया कि मिस्टर कुमार ने जो कहा था वो एक्चुअली में सरकार के व्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन लीगली देखा जाए तो कोई ग्राउंड्स यहां पर मौजूद नहीं है कोहिनूर को वापस लाने के इंडिया में। इकलौता लीगल रूट यहां पर जो मौजूद है वो है 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। जो कल्चरल हेरिटेज एक देश का किसी दूसरे देश में गया है इलीगली, गलत तरीकों से। लेकिन इस कन्वेंशन के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि इसे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता। साल 1970 के पहले जो हुआ है उसे वापस देना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज है कि कल्चरल हेरिटेज क्या है। इसे आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया है कन्वेंशन के एज द प्रॉपर्टी विच ऑन रिलीजियस और सेक्युलर ग्राउंड्स स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड बाय ईच स्टेट एज बीन ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर आर्कियोलॉजी, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट और साइंस। दूसरी प्रॉब्लम, इस कल्चरल हेरिटेज को अगर वापस किया भी जाए तो किस देश को किया जाए। सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि जो भी बॉर्डर्स आज के दिन ड्रॉ हुए हैं कंट्रीज के, ये काफी रीसेंट है। इससे पहले जो किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे राजा महाराजाओं के टाइम में, वो बॉर्डर्स हमेशा रीड्रॉ होते रहते थे। आज की डेट में जो सॉवरेन टेरिटरीज हैं इंडिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान की, वो अपने इंडिपेंडेंस के बाद ही एग्जिस्ट करी हैं। इससे पहले किंगडम्स हुआ करते थे। तो टेक्निकली देखा जाए तो कोहिनूर हीरे को इंडिया या पाकिस्तान या अफगानिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी से नहीं लिया गया, क्योंकि वो टेरिटरीज तो एक स्पेसिफिक डेट के बाद ही बनी है। उससे पहले उन्हें किंगडम से लिया गया है। तो सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि कोहिनूर को अगर वापस लाया जाए तो किधर लाया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने साल 2000 में कहा था कि वो कोहिनूर को वापस चाहते हैं अपने देश में। साल 2016 में पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करी गई थी कि ब्रिटिश ने इस हीरे को चुराया है आज के दिन के पाकिस्तान से, क्योंकि सिख एम्पायर की जो कैपिटल थी वो लाहौर में थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड करेन का कहना है कि लॉजिकली देखा जाए तो ये कोहिनूर हीरा कई देशों को वापस दिया जा सकता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और इवन ईरान भी राइटफुली क्लेम कर सकता है इस हीरे की ओनरशिप, क्योंकि उस जमाने में एक दूसरे से लूटना बड़ी आम चीज हुआ करती थी। लेकिन उस जमाने में इनमें से कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करता था, हालांकि जियोग्राफिकली इनके रीजन्स एग्जिस्ट करते थे। इसे बाकी चीजों से अलग रखना चाहिए। जो कल्चरल हेरिटेज मान लो नाजीज के टाइम में चुराया गया, जहां पर बड़ा क्लियर है कि किस देश से चुराया है, जब वो देश ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। इमोशनली भी रिचर्ड करेन का कहना है कि हमें कोहिनूर की कहानी को अब बस हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। जो भी इसका काला इतिहास रहा है पीछे, वापस से उभर कर ना आए वो, उसे अभी अपनी फाइनल रेस्टिंग प्लेस पर सो जाने दो। यहां पर आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। आपको क्या लगता है कि क्या कोहिनूर को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए या वहीं पर छोड़ देना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो और मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।